नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096952386089455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। राज्यों से अपेक्षित है कि वे विकेंद्रीकृत नियोजन की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 के अनुसार जिला योजना समितियों का सृजन करेंगे। इस समितियों का गठन प्रत्येक जिले में होना चाहिए और इनका काम है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायती राज संस्थाओं और शहरी वर्ग के लिए मिली जुली योजनाएं तैयार करना। अभी हाल ही में कुछ राज्यों ने इस को लागू किया है और जिला योजना समितियों का सृजन किया है अपने अपने राज्यों में। जिला परिषद का अध्यक्ष जिला योजना समिति का अध्यक्ष होता है, ध्यान रखिएगा। हालांकि कुछ यहाँ पर कमियां भी देखी गई हैं कि अनेक राज्यों में राज्य सरकार के मंत्री अथवा अधिकारी इन समितियों की अध्यक्षता कर रहे हैं, जो कि विकेंद्रीकृत व्यवस्था की मूल भावना के खिलाफ है। ठीक है। लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद, यहाँ पर कपार्ट के बारे में बात करेंगे। कपार्ट एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और कुछ फैक्ट इसके बारे में जानना जरूरी है। गैर सरकारी संगठनों ने ग्रामीण विकास में विकास कार्यक्रमों को लागू करने की पहल की है, उसमें कपार्ट की भूमिका रही है। कई मामलों में उन्हें सरकार से सहायता अनुदान भी प्राप्त होते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान स्वैच्छिक एजेंसियों को ग्राम विकास के नियोजन और क्रियान्वयन में शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सकारात्मक कदम उठाया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव पत्र में स्पष्ट उल्लेख था कि लाभार्थियों यानी कि ग्रामीण निर्धनों को संगठित करने की आवश्यकता है, जिससे योजनाएं, लाभ, सब्सिडी उन तक वितरण प्रणाली के माध्यम से पहुंच सके। स्वैच्छिक संगठनों को जनता की आंख और कान की भूमिका के लिए शामिल करना चाहिए, ये कहा गया है। ग्राम विकास में स्वैच्छिक कार्य का संवर्धन करने के लिए 1986 में पीपल्स एक्शन फॉर डेवलपमेंट इंडिया PADI और काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी को मिलाकर के कपार्ट का सृजन किया गया था। यानी कि 1986 में ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे थे, इनका विलय कर दिया था और एक नोडल एजेंसी बनाई गई थी जिसको कपार्ट कहा गया। ठीक है। PADI की स्थापना स्वैच्छिक संस्थाओं को ग्राम विकास के क्षेत्र में सहायता प्रदान करने के लिए, सुगम बनाने के लिए की गई थी कि मतलब स्वैच्छिक संस्थाएं PADI के माध्यम से ग्राम विकास के क्षेत्र में अपना सहयोग दे सकें। वहीं CART का गठन 1982 में हुआ था। प्रयोगशाला में विकसित प्रौद्योगिकी को स्वैच्छिक एजेंसियों के स्तर पर व्यवहार मिलाकर उन्हें ग्राम विकास में तेजी से प्रसारित करने के लिए उद्देश्य से हुआ था। तो मतलब इसमें CART का काम क्या था कि लैब में जो टेक्निक या फिर जो मेथडोलॉजी बनती है उसको ज़मीनी स्तर पर स्वैच्छिक एजेंसियाँ ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कैसे लागू कर सकती हैं, इसके लिए सहयोग करना था। इस कार्यक्रम तक पहुंच और उसकी निगरानी को सुगम बनाने के लिए प्रमुख राज्यों में क्षेत्रीय केंद्रों का प्रयोग होता था। कपार्ट का मुख्य कार्यक्रम क्या है? बजट में से उन स्वैच्छिक संगठनों को धन हस्तांतरित करना, जो स्कीम्स चल रही थी उस समय, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना हो गई और जो है ग्रामीण विकास और पेयजल स्वच्छता की योजनाएं हो गई, उसमें कार्यक्रम लागू करने में जो है हेल्प करना, ये था कपार्ट का मुख्य काम। स्वैच्छिक संगठनों को धन हस्तांतरण करना जिससे जो स्कीम्स चल रही थी उसको लागू कर सकें ये स्वैच्छिक संगठन। ये परिषद राष्ट्रीय स्तर पर नोडल समन्वय एजेंसी के रूप में कार्य करती है। इसका लक्ष्य होता है प्रयोगशाला में विकसित प्रौद्योगिकी को व्यवहारिक प्रयोग के स्थान पर तेजी से पहुंचाना। ठीक है। वही बात हुई कि मेथडोलॉजी जो बनती है, जो योजना बनती है, उसको ज़मीनी स्तर पर स्वैच्छिक संगठन लागू कर सकें, इसका सहयोग करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। कपार्ट की अध्यक्षता कौन करता है? जो भी केंद्रीय ग्राम विकास मंत्री होते हैं वो करते हैं। और कपार्ट की आम सभा में अधिकतम 100 सदस्य होते हैं। इसकी कार्यकारिणी में 25 सदस्य होते हैं और अधिकांश स्वैच्छिक या फिर स्वयंसेवी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ग्राम विकास राज्य मंत्री कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष होता है कपार्ट में। ठीक है। पंचायती राज संस्था पर लेखा और लेखा परीक्षण के रखरखाव को सुदृढ़ किए जाने की ज़रूरत है। 11वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि ग्राम पंचायतों के पास लेखा जोखा करने वाले अधिकारी नहीं है और अनुबंध के आधार पर काम उनसे कराया जा रहा है। लेकिन काफ़ी ज़रूरी है कि लेखा और लेखा परीक्षा के रखरखाव की व्यवस्था को दृढ़ किया जाए, जिससे अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो सके। तो पंचायती राज के लिए अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए या फिर अकाउंट कीपिंग, लेखा और लेखा परीक्षा के रखरखाव की व्यवस्था के लिए रिकमेंडेशन किस वित्त आयोग ने दिया था? तो 11वें वित्त आयोग ने दिया था, ये ध्यान रखिएगा। बाकी ये जो नीचे लिखा हुआ है ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन बहुत लंबे समय से लागू रहा है, चाहे वो मेडिवल पीरियड हो चाहे एंशिएंट पीरियड हो। और ज़मीनी स्तर पर कई सारे समुदायों ने अपनी स्वशासित संघ बनाए और इस व्यवस्था को अनंत काल से लागू रखा हुआ है और अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल चुका है, तो इसको और भी दृढ़ करने की ज़रूरत है। इतिहास में वैसे जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि स्वायत्त शासन की अवधारणा कोई नई नहीं है, इसमें परिवर्तन होते रहे हैं।
ठीक है, एक से दूसरी जगह परिवर्तन हुए हैं। और वैदिक काल में अलग थी, फिर एंशियंट पीरियड में अलग थी, फिर मेडिवल पीरियड में इसका स्वरूप बदलता रहा है, दायरा संकुचित होता रहा है या बढ़ता रहा है, लेकिन स्थानीय स्वायत्त शासन भारत में हमेशा से रहा है। ठीक है, और पंचायत की अवधारणा हमेशा से किसी न किसी रूप में हमारे भारत के ग्रामों में रही है। भारत में जब अंग्रेजों का आगमन हुआ था तो हमारी ग्राम शासन की अपनी व्यवस्था हुआ करती थी। चार्ल्स मेटकॉफ जैसे अंग्रेज लोगों ने इस व्यवस्था की प्रशंसा की और पंचायतों को लघु गणतंत्र कहा था। हालांकि अंग्रेजी हस्तक्षेप बढ़ता गया, और क्योंकि पूरा का पूरा सेंट्रलाइजेशन पर आधारित था ब्रिटिश एम्पायर और पूरा इम्पीरियलिज्म पर आधारित था, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं समझी गई विकेंद्रीकृत व्यवस्था की, या फिर विकेंद्रीकृत व्यवस्था को मजबूत करने के कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए। जो भी किए गए वो भी दिखावे भर के थे, नाम मात्र भर के थे। हालांकि फिर भी जो जो चीज़ें हुई वो हमको फैक्ट के तौर पर याद रखना होगा। जैसे 1882 में स्थानीय स्वायत्त शासन पर भारत सरकार के प्रस्ताव की घोषणा की गई थी। लॉर्ड रिपन की सरकार ने प्रांत सरकारों को स्थानीय स्वायत्त शासन के विषय में सर्कुलर भेज दिए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर लॉर्ड रिपन को स्थानीय सुशासन का जनक भी कहा जाता है, तो वो इसी कारण से। तो इस विषय में जनता की राय क्या थी, इस मुद्दे पर परिपत्र भारत सरकार प्रस्ताव 1882 का आधार बने थे, और बाद में 1885 में स्थानीय निकाय अधिनियम लागू हुआ था। स्थानीय निकाय अधिनियम कब आया था? अंग्रेजी शासन में 1885 में, याद रखिएगा। लॉर्ड रिपन का दृष्टिकोण भारतीय स्वायत्त शासन के प्रति उदारवादी था। उनका सोचना था कि स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं राजनीतिक और जनशिक्षा के माध्यम के रूप में कार्य करेंगी। विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन की रिपोर्ट ने इस दिशा में उठाया गया एक और बड़ा कदम था। आयोग का सृजन 1907 में हुआ था और इसने 1909 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और प्रभावी विकेंद्रीकरण के लिए वांछनीय होगा कि लोगों को ग्राम पंचायतों के माध्यम से स्थानीय कार्य और गाँवों के मामलों से जोड़ा जाए। ये रिकमेंडेशन इस आयोग ने किया, रॉयल कमीशन ने। रिपन प्रस्ताव की तरह रॉयल कमीशन की सिफारिशें बस कागज तक सीमित रह पाई थी। उसी वर्ष 1909 में लाहौर में जो कांग्रेस का 24वां सेशन हुआ था, उसमें प्रस्ताव पारित किया गया था कि ग्राम पंचायतों से ऊपर के स्तरों पर स्थानीय निकायों के निर्वाचन के लिए शीघ्र कदम जो है उठाए जाने चाहिए। ठीक, और आवश्यक वित्तीय सहायता भी सरकार उपलब्ध करवाए इसके लिए। द्विराज की प्रस्तावित योजना के अंतर्गत 1919 में मॉन्टेग चेल्मस्फॉर्ड सुधार आए थे। फिर स्थानीय स्वायत्त शासन को स्थानांतरित विषय बना दिया गया था। इसका आशय था कि स्थानीय शासन को प्रांतों में भारतीय मंत्रियों के नियंत्रण में कर दिया था। इसके पीछे विचार था कि स्थानीय निकायों को जनता के नियंत्रण में लाकर उन्हें समुचित प्रतिनिधि निकाय बना दिया जाएगा। लेकिन पंचायती राज संस्थाएं वास्तव में लोकतांत्रिक नहीं बन पाई थी, क्योंकि बहुत सी अन्य बाधाएं। फिर भी जब ये हो गया कि जो है प्रांत अपने हिसाब से अधिनियम पारित कर सकते हैं, तो कई राज्यों ने किया भी था। जैसे बंगाल ग्राम स्वायत्त शासन अधिनियम 1919 में आया था। मद्रास, बम्बई और यूनाइटेड प्रोविंसेस ग्राम पंचायत अधिनियम 1920 में। बिहार और ओडिशा ग्राम पंचायत अधिनियम आया था। फिर असम ग्रामीण स्वायत्त शासन अधिनियम 1926 में आया था। पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम आया था 1935 में। ये कुछ अधिनियम आपको याद रखना जरूरी है। स्थानीय स्वायत्त शासन को छोटे छोटे मुकदमे सुनने का अधिकार दिया गया था, लेकिन वास्तव में लोकतांत्रिक नहीं थे और अधिकांश सदस्य निर्वाचित नहीं होते थे, बल्कि सरकार नॉमिनेट करती थी उनको, और नाम मात्र अधिकार दिए गए थे। वित्तीय संसाधन भी कम थे। तो ये बस नाम मात्र भर के एक्ट थे। इनके ईयर हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, इस वजह से इनको एक बार देखिएगा आप। स्वतंत्रोत्तर काल में हम देखेंगे तो बलवंत राय मेहता समिति आई थी। इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, जिला स्तर पर और माध्यमिक स्तर पर यानी खंड स्तर पर, और निचले स्तर पर यानी ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत के फॉर्म में। ठीक है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश इस व्यवस्था को अपनाने वाले पहले राज्य थे। 1959 में सभी राज्य पंचायत अधिनियम को पारित कर चुके थे। 1960 के दशक के मध्य तक देश के सभी हिस्सों में लगभग 92% ग्रामीण संख्या लगभग 92% ग्रामीण संख्या को कवर करते हुए पंचायतों का सृजन हो चुका था। एक पंचायत में लगभग 24,000 की संख्या का प्रतिनिधित्व होता और एक पंचायत में 2 से 3 गांव आ जाते थे। इस स्थिति में ग्रामीण भारत में अधिक उत्साह पैदा हो गया था, लेकिन लोग ये महसूस करने लगे थे कि उनके जीवन को प्रभावित करने वाले मामलों में इनका कोई अधिकार नहीं है। पंचायत बना ली सब राज्यों ने, सब खुशी हो गई कि जो है स्वायत्त शासन आ गया, लेकिन मेन मुद्दे तो एक बार फिर से शहर में काम करने वाले लोगों या शहर में रहने वाले अधिकारियों के हाथ में थे। तो उत्साह लंबे समय तक नहीं चल पाया। नियोजन और प्रशासन के संदर्भ में जो अधिकार नहीं थे, तो कैसे जो है ये व्यवस्था बदलाव ला सकती है, ये सोचा गया। स्थानीय शासन संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण और अधिकारों के हस्तांतरण के लिए पर्याप्त तालमेल नहीं बैठ पाया था। दूसरी ओर राष्ट्रीय विकास योजनाकार अन्य पहलों के परीक्षण में व्यस्त थे, इस तरफ उनका ध्यान भी नहीं जा रहा था। 1960 के दशक में हरित क्रांति पर फोकस रहा। 1970 के दशक में लक्ष्य समूह दृष्टिकोण पर फोकस किया गया, और फिर खाद्य की स्थिति और प्रत्यक्ष परिणाम देखने के बाद गरीबी नियंत्रण कार्यक्रम पर ध्यान गया। इस पर ध्यान नहीं गया कि स्वायत्त शासन को मजबूत किया जा सकता है और इससे भी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं पहले के वो हासिल किए जा सकते हैं।
फिर जब देखा गया कि जो स्कीम सरकार चला रही है उससे अधिक भागीदारी नहीं देखने को मिल रही है, जो जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे गरीबी उन्मूलन योजनाओं में वो नहीं प्राप्त हो पा रहे थे, या फिर कृषि के क्षेत्र में जो कार्य किए गए थे वो अपेक्षित परिणाम नहीं दे रहे थे, तो ये हुआ कि हमें पंचायती राज व्यवस्था पे वापस जाकर स्वायत्त शासन की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो 1977 में अशोक मेहता कमेटी की नियुक्ति होती है और पंचायती राज की व्यवस्था में और अवधारणा में एक निर्णायक मोड़ ये साबित होती है। अशोक मेहता कमेटी ने कार्यप्रणाली की समीक्षा की और जो मेजर रिकमेंडेशंस दिए वो ये थे कि कार्यक्रम को पंचायती राज से अलग करना होगा, विकास के कार्यक्रम को पंचायती राज से अलग करना, ये बहुत बड़ा कारण था जिससे स्वायत्त संस्थाएं जो है सफल नहीं हो पाई, क्योंकि विकास के कार्यक्रम को अलग कर दिया तो फिर सब्जेक्ट ही क्या बचे, छोटे मोटे मुद्दों की सुनवाई करना, वो भी नाम भर के। अशोक मेहता कमेटी ने माना कि क्रियान्वयन में पंचायतों को शामिल करने में नौकरशाही की अक्षमता देखी गई, मतलब जो बाबू लोग थे वो लोगों को शामिल नहीं कर पाए इन कार्यक्रमों में, और पंचायती राज संस्थाओं के भीतर आंतरिक अक्षमताएं भी थी क्योंकि स्ट्रक्चरल खामियां थी, ठीक है, और अवधारणा के विषय में ही स्पष्टता नहीं थी क्योंकि कई सारे लोगों को पता ही नहीं था कि ये संस्था जो बनी है ग्राम पंचायत, ये क्या कार्य करेगी, क्या उद्देश्य है इनका। कई सारे सदस्य ऐसे ही नामित होकर आ जाते थे लेकिन उनको पता नहीं होता था कि वो अपने गांव के लिए क्या करने वाले हैं। तो इस समिति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिफारिश 2 स्तरीय पंचायती व्यवस्था थी। तो 2 स्तरीय स्ट्रक्चर को रिकमेंड किसने किया था? अशोक मेहता कमेटी ने। उन्होंने कहा जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना विकेंद्रीकरण के प्रथम बिंदु की तरह देखी जानी चाहिए थी। मंडल पंचायतों के गठन की भी सिफारिश की गई थी। मंडल को गांवों के एक समूह के रूप में अशोक मेहता कमेटी ने माना था, ठीक है। उनका मानना था कि केंद्र बिंदुओं को विकसित करने के क्रम में व्यवस्था के साथ आवश्यक संपर्क बनाने की ज़रूरत थी और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क सूत्र बनाने की ज़रूरत थी। ग्राम सभा के महत्व की उपेक्षा की गई अशोक मेहता कमेटी में, ये एक इसका जो है ड्रॉबैक मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 स्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की गई थी, एक मंडल स्तर पर और एक जो है जिला स्तर पर। फिर करीब जो है 8 साल बाद GV राव समिति आती है और ग्राम विकास के प्रशासनिक संबंधों और पंचायत निकायों की भूमिका और प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में पड़ताल करने के लिए इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। जिला स्तर पर जिला परिषदों को मजबूत किया जाए, ये रिकमेंडेशन था GV राव समिति का, और कहा गया कि जिला स्तर पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली उप समितियाँ होनी चाहिए, और कहा गया योजना संबंधी कुछ कार्यों को जिला स्तर पर भी स्थानांतरित किया जा सकता है और स्थानीय निकायों के चुनाव नियमित हों, ये कहा गया राव समिति में। फिर LM सांघवी समिति आती है और मेजर टर्नआउट होता है वो इसी से होता है, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दी जाने की बात कही गई थी। ग्राम सभा को लोकतंत्र की आधार भूमि जो है माना LM सांघवी समिति ने। ग्राम सभा को महत्व दिया उन्होंने, ठीक है। उन्होंने कहा कि स्वायत्त शासन को संवैधानिक मान्यता दी जाए। ये पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की सिफारिश किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सांघवी कमेटी ने, LM सिंघवी या सांघवी कमेटी ने। पंचायत स्तर के GV राव समिति की तरह इसने भी रिकमेंड किया कि पंचायत स्तर के चुनाव नियमित रूप से अविलंब होने चाहिए। पंचायती राज की कार्यप्रणाली से संबंधित मामलों के निपटान हेतु प्रत्येक राज्य में पंचायत राज्य न्यायिक अधिकरण की स्थापना होनी चाहिए, ये रिकमेंडेशन दिया। और पंचायत के प्रभावी ढंग से कार्य सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन हो, ये रिकमेंड किया। इसके बाद राजनीतिक दलों से जुड़े व्यक्तियों की भागीदारी को हतोत्साहित किया जाए और न्याय पंचायत को मध्यस्थता और मुद्दों को निपटने का काम दिया जाए, ये यहाँ पर कहा गया। प्राथमिक तौर पर केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है सरकारिया कमीशन का, लेकिन इसने भी स्थानीय निकायों को वित्त और कार्य की दृष्टि से मजबूत करने की सिफारिश की थी और माना था कि पंचायत के चुनाव नियमित रूप से होने चाहिए। फिर वर्ष 1988 के अंत में PK थुंगन समिति की अध्यक्षता में संसद की सलाहकार समिति की एक उप समिति ने एक बार फिर से पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने की सिफारिश की। इसकी एक महत्वपूर्ण सिफारिश ये थी कि पंचायती राज निकाय को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। तो सबसे पहले रिकमेंड किया था किसने? LM सांघवी कमेटी ने, और फिर बाद में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिए जाने की मांग की थी या रिकमेंड किया था PK थुंगन समिति ने भी। उसी प्रकार 1989 में VN गाडगिल की अध्यक्षता में कांग्रेस समिति ने एक 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, जिसमें निर्वाचित सदस्यों के लिए 5 वर्ष की नियत अवधि और अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान हो। इन विभिन्न समितियों और आयोगों की सिफारिश से यह मजबूत एहसास हुआ कि शासन के इस तीसरे मजबूत स्तर का निर्माण करने की ज़रूरत है, जिससे ग्रामीण समुदायों के भविष्य पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़े, ठीक है। और इसी के संदर्भ में फिर हम देख सकते हैं कि 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है। इसकी कहानी देख लेते हैं। 74वें संशोधन विधेयक के साथ इसकी शुरुआत होती है, ठीक है, और ये प्रस्तुत किया गया था, लेकिन फिर जो है राजीव गांधी के दिमाग की उपज इसको माना जा सकता है। इस विधेयक को लोकसभा में 2/3 बहुमत तो मिल गया, लेकिन राज्यसभा में 15 अक्टूबर 1989 को मात्र 2 मतों से ये विधेयक जो है लैप्स हो गया, गिर गया, ठीक है। VP सिंह के नेतृत्व वाली अगली सरकार ने 74वां संशोधन विधेयक ला करके संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने का एक असफल प्रयास किया।
ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम विधेयकों की बात कर रहे हैं, ना कि अधिनियम की। ठीक। फिर उपर्युक्त निराशाओं के होते हुए भी जनता को अधिकार देने के दर्शन के लिए अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की सरकारों ने और कहा कि इसको वांछित संवैधानिक दर्जा मिलेगा। इसी के अनुसार सितंबर 1991 में 72वां संशोधन जो है ये प्रस्तुत किया गया। दिसंबर 1991 में संसद की एक संयुक्त प्रवर समिति को विस्तृत जांच के लिए इसको सौंप दिया गया। आवश्यक परिवर्तनों के बाद ये संशोधन लगभग सर्वसम्मति से 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में और 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा से पारित होता है और 20 अप्रैल को भारत के राष्ट्रपति इसे अपनी स्वीकृति दे देते हैं। इस संविधान संशोधन अधिनियम को जो है हम लोग प्रभावी मानते हैं 24 अप्रैल 1993 से, और इसी दिन पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, ये कहानी है संशोधन अधिनियम की। संशोधन की विशेषताएं क्या है? ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका को पुनः स्थापित किया गया है इसमें, और लोकतंत्र की शक्ति का प्राथमिक स्रोत गांवों को माना गया है इसमें। त्रिस्तरीय व्यवस्था है, गांव स्तर पर, माध्यमिक और जिला स्तर पर। पंचायतों की एक रूपी त्रिस्तरीय व्यवस्था होगी। केवल 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को माध्यमिक स्तर पर पंचायत गठित करने की आवश्यकता नहीं होगी, ये यहाँ पर कह दिया गया। सीटों का आरक्षण, इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण में 1/3 और 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए प्रत्येक पंचायत में उनकी संख्या के अनुपात में सीटें होंगी, और अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षित सीटों में से 1/3 भाग महिलाओं का होगा, ये ध्यान रखना है। और प्रत्यक्ष चुनाव से भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या का कम से कम 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए, ये प्रावधान आरक्षण का हो गया। गाँव या किसी स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष के कार्यकाल को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी संख्या के अनुपात के अनुसार आरक्षित रखे जाने का प्रावधान किया गया। पंचायत में प्रत्येक स्तर पर अध्यक्षों के कार्यकाल की कुल संख्या का 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित रखा जाएगा, ये कहा गया। पंचायतों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव इस संशोधन की एक उल्लेखनीय विशेषता है। क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष चुनाव से चुने गए व्यक्ति पंचायत के सभी पदों को भरेंगे। गांव के स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव उसी ढंग से होगा जिसकी व्यवस्था राज्य विधायिका करेगी, मतलब चुनाव किस ढंग से होगा, राज्य विधायिका को तय करने का अधिकार होगा। माध्यमिक और जिला स्तरों पर अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों के बीच में से ही होगा, ये ध्यान रखना जरूरी है। यानी कि गांव स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव उस व्यवस्था से होता है जो राज्य विधायिका निर्धारित करती है। माध्यमिक और जिला स्तरों पर अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्य अपने आपस में कर लेते हैं। पंचायतों की अवधि की बात कर लें तो पूरा होने से पहले यदि भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराने जरूरी होते हैं। कई बार हमारे एग्जाम में आ चुका है। और जो पुनर्गठित पंचायत होती है अपने कुल अवधि के शेष वर्षों के लिए होती है। मान लीजिए कि 3 वर्ष में कोई पंचायत विघटित हुई, 6 महीने बाद चुनाव हुए, तो बचा हुआ कार्यकाल जो है उसी को जो है पूरा करेगी पुनर्गठित पंचायत। फिर नए चुनाव होंगे, फ्रेश इलेक्शंस होंगे। चुनावों का संचालन, पंचायत के सभी चुनावों की मतदाता सूची तैयार करने की जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयोग को होगी। राज्य चुनाव आयोग जो है किस आपके आर्टिकल में दिया हुआ है, ये हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो राज्य चुनाव आयोग किस आर्टिकल में दिया गया, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। जो पॉलिटी लिस्टिंग दी गई है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में या फिर किसी भी बुक से आप देख करके बताइए। ठीक है, राज्य चुनाव आयोग के संचालन के लिए जिम्मेदार होगा राज्य चुनाव आयोग, और उन सभी लोगों की सूचियां बनाएगा जो मतदान के योग्य हैं और सुनिश्चित करेगा कि चुनाव स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो। वित्त आयोग, पंचायतों को संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए पर्याप्त धन प्राप्त हो, जो कि पहले नहीं होता रहा है संशोधन से पहले, तो उसके लिए प्रावधान किया गया कि प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग का सृजन होगा। ठीक है, और 1992 में अधिनियम लागू होने के 1 वर्ष के भीतर और पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि में राज्य के राज्यपाल को अपॉइंट करना होगा वित्त आयोग, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ये आयोग पंचायतों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा और संबंधित राज्यपालों की सिफारिश लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे ये आयोग। विकास संबंधी गतिविधियाँ, ठीक है, योजना बनाने और चलाने की शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ दी गई हैं इस अधिनियम से पंचायतों को, और इन जिम्मेदारियों में आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के लिए योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी शामिल है, जिसको 11वीं सूची में शामिल किया गया है। और इन जो गतिविधियों को शैक्षिक उद्देश्य से 5 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं आप। आर्थिक विकास में 11 करीब मद हैं और आर्थिक विकास के विषय हैं इसमें, जैसे कि गरीबी उन्मूलन और उससे संबंधित कई सारी योजनाएं। कृषि भूमि सुधार है, लघु सिंचाई है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, कृषि वानिकी है, सामाजिक वानिकी है, कुटीर उद्योग है, ईंधन है, चारा है। शिक्षा में 5 मद हैं, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय, अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, तकनीकी शिक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियाँ। स्वास्थ्य में 2 मद हैं, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता और परिवार कल्याण। फिर इसके बाद कल्याण, महिला और बाल विकास सहित 4 मद हैं, समाज कल्याण, कमजोर वर्गों का कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, महिला और बाल विकास। ढांचागत विकास, इसमें 7 मद हैं, सड़कें, आवास, पेयजल, बाजार, विद्युतीकरण, सामुदायिक संपत्ति का रखरखाव और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों से संबंधित मदों के अतिरिक्त कुछ ऐसे मद हैं जो गरीबों अथवा अल्प सुविधा प्राप्त लोगों के हितार्थ होते हैं। ठीक है, कमजोर वर्गों की योजनाएं और महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम के कार्यक्रम भी इसी श्रेणी में आते हैं ढांचागत विकास में।
अब ये पेसा एक्ट आया था, जनजातीय क्षेत्रों के लिए 1996 में प्रावधान किए गए थे। 24 दिसंबर 1996 को लागू हुए। इस अधिनियम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और राजस्थान जैसे राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के लिए ये लाया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य आदिवासी समाजों को इस योग्य बनाना था कि वे अपने भाग्य को अपने नियंत्रण में कर सकें, प्राकृतिक संसाधनों पर अपने पारंपरिक अधिकारों को सुरक्षित संरक्षित रख सकें। राज्य सरकारों को 1 वर्ष के भीतर यानी 23 दिसंबर 1997 तक अधिनियम के प्रावधानों को अपने विधानों को बना लेना था और अधिकांश राज्यों ने 1996 के अधिनियम 14 में दिए गए प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए अपने अपने विधान बना लिए हैं। प्रत्येक गांव में एक निर्वाचित ग्राम सभा होगी, लोगों की परंपराओं तथा प्रथाओं की सुरक्षा करेगी। ग्राम सभा इस एक्ट के तहत सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को लागू करने के लिए काम करेगी और उन्हें स्वीकृत करेगी। इन कार्यक्रमों को यह गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के लाभार्थियों की पहचान और चयन के लिए जिम्मेदार होगी। ग्राम पंचायत योजनाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं के लिए संबंधित ग्राम सभा से धन के सदुपयोग का प्रमाण पत्र प्राप्त करेगी। प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित क्षेत्रों में सीटों का आरक्षण पंचायत में सामुदायिकों की जनसंख्या के अनुपात में होगा। लघु जलाशयों की योजना बनाने और उनके प्रबंधन का काम उचित स्तर पर इन पंचायतों को सौंपा जाना था। तो ये हो गई पेशा के बारे में। अनुसूचित क्षेत्रों में नीलामी के माध्यम से लघु खनिजों के दोहन के लिए रियायतें, खनिजों के खनन के लिए लाइसेंस मंजूर करने के लिए ग्राम सभा अथवा पंचायतों की सिफारिशें अनिवार्य होंगी। राज्य विधायिका पंचायतों और ग्राम सभा को विशेष रूप से ये सब प्रदान करेगी। इसमें लिखा गया है कि किसी भी नशीले पदार्थ की बिक्री और उपयोग को प्रतिबंधित करने या नियंत्रित करने या उसे निषिद्ध करने का अधिकार दिया गया था पंचायतों को और या ग्राम सभाओं को। लघु वन उत्पाद का स्वामित्व दे दिया गया था। स्वामित्व हस्तांतरण को रोकने का अधिकार दे दिया गया था। अनुसूचित क्षेत्र की भूमि के बारे में और ग्रामीण बाजारों के प्रबंधन का अधिकार दिया गया। साहूकारी को रोकने का अधिकार दिया गया कि कोई भी बाहर से आकर के बहुत सारी भूमि ना खरीदे और साहूकार न बन जाए। जनजातीय उप योजनाओं सहित इस क्षेत्र की योजनाओं को स्थानीय योजनाओं और संसाधनों पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया। राज्य विधान जो पंचायतों को ऐसे अधिकार और प्राधिकार देंगे जिनके सामर्थ्य से वे स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य कर सकेंगी और पंचायतें निचले स्तर पर किसी भी पंचायत अथवा ग्राम सभा के अधिकारों और प्राधिकारों को ग्रहण नहीं करेगी, ये कहा गया। उच्च स्तर की पंचायतें निचले स्तर की किसी भी पंचायत या ग्राम सभा के अधिकारों या प्राधिकारों को ग्रहण नहीं करेगी। सहकारिता का अर्थ परिभाषा देख लेते हैं। फिर भारत में सहकारी समितियों का विकास कैसे हुआ इसको देखते हैं। सहकारिता के कई सारे अर्थ हो सकते हैं, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में इसको हम लोग कह सकते हैं कि साथ रहना और कार्य करना। सहकारिता, साथ रहना, कार्य करना, सोचना। हमारे मौजूदा सामाजिक आर्थिक संदर्भ में हमें इसकी कुछ भिन्न परिभाषाएं जो देखने को मिलती हैं उसमें से है कि सहकारिता को संगठन का एक रूप मान सकते हैं जिसमें मनुष्यों के परस्पर आर्थिक हितों के प्रोत्साहन के लिए समानता के आधार पर एक दूसरे के साथ स्वेच्छा से साहचर्य करते हैं। ठीक है, ये हो गया। ILO के हिसाब से परिभाषा क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से परिभाषा है कि एक सहकारी समिति उन सदस्यों का संगठन है जो अपने समान उद्देश्यों के लिए एकत्रित होते हैं और लोकतांत्रिक ढंग से स्वेच्छा से साथ साथ कार्य करते हैं। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के अनुसार एक सहकारी समिति उन व्यक्तियों का संगठन है जो संयुक्त स्वामित्व और लोकतांत्रिक नियंत्रण वाले उद्यम के माध्यम से साझा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु स्वेच्छा से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर कीवर्ड्स बस पकड़िएगा कि संयुक्त स्वामित्व होता है किसी सहकारी समिति में या सहकारिता में, लोकतांत्रिक नियंत्रण होता है और उद्यम होता है और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती हैं कुछ लोगों के समूह के बीच। सहकारिता समिति अपने संस्थापकों की परंपरा, एकजुटता, साम्यता, समानता, लोकतंत्र, स्वसहायता और आत्मदायित्व के मूल्यों पर आधारित होती हैं। भारत में सहकारिता समितियों का विकास कैसे हुआ इसको अगर हम देखें, जो लोग कर्ज में डूबे हुए थे और साहूकारों के शिकंजे में थे आज़ादी से पहले, उन्होंने सबसे पहले सहकारिता आंदोलन चलाया था, ऐसा मान सकते हैं। 1904 के अधिनियम के प्रभावी होने के बाद पहली सहकारी ऋण सोसाइटी का पंजीकरण 8 मई 1905 को बम्बई राज्य के धारवाड़ जिले के गडग तालुक के कांगिनहल एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव के नाम से हुआ था। धारवाड़ जिले में गडग तालुक में कांगिनहल एग्रीकल्चरल क्रेडिट कोऑपरेटिव के नाम से इसका उद्भव हुआ था। ठीक है। बाद में 1904 के अधिनियम के स्थान पर एक और अधिनियम 1912 में पारित होता है। 1912 के इस अधिनियम का आधार अधिक व्यापक था। इसमें ऋणेतर यानी कि नॉन क्रेडिट सहकारी समितियां भी थीं, अपना पंजीकरण करा सकती थीं। सुधार अधिनियम 1919 में पारित हुआ जब सहकारी समितियां राज्य प्रांत का विषय बन गईं। 1919 में 1929 तक दशक अनियोजित विस्तार और थोड़े पुनर्संगठन का काल था। 1930-31 से 1937-38 की अवधि में परिवर्तन होते हैं और ये काल महामंदी के नाम से जाना जाता है। भारत में सक्रिय सहकारिता समितियों के लिए एक बड़ा आघात था। हमारी पिछड़ी अर्थव्यवस्था और राजनीति का शांति कारण, क्योंकि आप देख सकते हैं टाइम पीरियड कब का है, जब आपका सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट वगैरह चल रहा था तब का है, तो उसके चक्कर में कुछ ऐसा विकास नहीं हो पाया था सहकारिता समितियों का। ठीक है।
स्वाधीनता के पश्चात सहकारिता समितियों के बारे में पहली पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था कि कृषि से जुड़े परिवार, कुटुंब प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के सदस्य बने। इसके बदले समितियां उन्हें आवश्यकता के हिसाब से जो है उनकी मांगों की पूर्ति करेंगी, जैसे ऋण वगैरह। 1951 में भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी के नाम से एक समिति का गठन किया था और 1954 में इसकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। उस समय मुख्य जोर व्यवहार्यता की अवधारणा पर था। ये देखा गया था कि केवल 20% सहकारी समितियां ही अपने सीमित संचालन के कारण आर्थिक रूप से व्यवहार बन पाई थी, और यह सिफारिश की गई कि अधिक व्यापार के लिए बड़े आकार की सहकारिता समितियों का या सहकारी समितियों का गठन किया जाए। सिफारिश की गई कि 51% तक की पेड अप कैपिटल वाली किसी भी सहकारिता समिति में 51% पेड अप कैपिटल लेकर के सरकार जो है भागीदारी बन सकती है और अनुमति दे दी जाए सहकारी समिति खोलने की। ठीक है। पंचवर्षीय योजनाओं में 2री से 5वीं तक का उद्देश्य था समाजवादी प्रकार से विकास करना। ठीक है। जो न्यू सोशलिज्म पॉलिसी थी नेहरू की, उसी हिसाब से ये समाजवादी प्रकार से विकास करना लक्ष्य निर्धारित किया गया था। राष्ट्रीय सहकारिता प्रस्ताव 1958 में सिफारिश की गई थी कि ऋण और विपणन को इसमें जोड़ा जाना चाहिए, और कहा गया कि ग्राम स्तर पर बड़े आकार की समितियों के पुनर्गठन के बजाय सेवा समितियों का सृजन किया जाना चाहिए। बैकुंठ मेहता समिति को काम सौंप दिया गया और 2 पहलुओं पर अध्ययन करके मध्य मार्ग की सिफारिश की। मध्यम आकार की समितियों का सृजन किया जाना चाहिए, बैकुंठ मेहता समिति ने कहा, और उनका प्रबंधन भी आसान होता है और ये प्रैक्टिकल भी होती हैं। 3री पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया कि कामगारों, उपभोक्ता सहकारी समितियों और रोजगार सृजन पर फोकस करना चाहिए। इसके अनुसार 8 विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन किया गया। 4थी पंचवर्षीय योजना में सहकारी गतिविधि के विकास की आवश्यकता पर जोर दिया गया। 5वीं में शिक्षा और प्रशिक्षण व्यवस्था को मजबूत किया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना में सहकारी समिति को कमजोर तबकों के विकास और विशेषकर पीडीएस यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रबंधन और प्रासंगिक निविष्टियों की व्यवस्था करने वाले एक महत्वपूर्ण संस्थागत ढांचे के रूप में जो है मान्यता दी गई। 6ठी से 9वीं पंचवर्षीय योजनाओं में मुख्य जो फोकस था सहकारी समितियों के बारे में, वो ये था कि प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स को मजबूत किया जाए ताकि अपने सदस्यों की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो संस्थाओं के रूप में काम करें। पेशेवर जनशक्ति का विकास, सहकारिता की मौजूदा नीतियों और प्रविधियों की जांच करना, और ये देखना कि ग्रामीण निर्धनों की आर्थिक स्थिति में वास्तव में सुधार हो सके। ठीक है। इसके लिए एक समिति का सृजन हुआ था जिसको कमिटी टू रिव्यू द अरेंजमेंट फॉर द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसको क्रैफी कार्ड आप बोल सकते हैं, इसका सृजन किया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना में खाद्य उत्पादन बढ़ाने पर फोकस किया गया। इन समितियों के माध्यम से खाद्य उत्पादन बढ़ाया जाए, रोजगार के क्षेत्रों का सृजन करें ये समिति, और सामान्य स्तर पर उत्पादकता बढ़ाने के लिए सहकारी समितियों की आवश्यकता पर बल दिया गया। सहकारी आंदोलन के प्रयासों को मजबूत करने के लिए, विविधता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत था कि केवल सहकारिता में सिर्फ सहकारिता ही ना रहे, कुछ लक्ष्य भी हासिल किए जाएं, जैसे रोजगार बढ़ाने के, खाद्य उत्पादन बढ़ाने के। 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस पर बल दिया गया कि इनको ऑटोनॉमी दी जाए, स्वायत्तता दी जाए, और बहु राज्य सहकारी समिति विधेयक को पारित किया गया और सहकारी समितियों को अधिक स्वायत्तता देने के लिए एक नया अधिनियम 2002 में आता है। तो सहकारिता से संबंधित अधिनियम कब कब आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, शुरू से आखिर तक। 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं में कहा गया कि कृषि की संभावनाओं को साकार करना होगा, सहकारी समितियों को मूल्य परिवर्धन पर फोकस करना होगा, इससे किसानों के हितों की रक्षा होगी। सहकारी समितियों को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण करके उन्हें अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की बराबरी पर लाना होगा। सहकारी कार्यों के लिए नए क्षेत्रों जैसे कि बीमा, पर्यटन, स्वास्थ्य, सिंचाई, विद्युत सहकारी समितियों आदि की पहचान करना होगा। गांव के लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्वास्थ्य में सुधार करना होगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में बात करेंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण कदम था जिससे ग्रामीण विकास को बल मिलता है। 1970 के दशक के मध्य सरकार ग्राम विकास के क्षेत्र में संस्थागत ऋण का जायजा लेना चाहती थी और सहकारी समितियों को चलते हुए कई वर्ष हो चुके थे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका था, 5 साल हो चुके थे। इसलिए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विशेषकर कमजोर तबकों के बीच इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के प्रवाह के लिए श्री एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में कार्य समूह की नियुक्ति की। ठीक है, और 2 प्रमुख ऋणदाताओं यानी कि सहकारी समितियों और वाणिज्यिक बैंक, जो उस समय 2 ही थे, या तो जो है क्रेडिट सोसाइटीज़ थी, जैसे सहकारी समिति थी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और ये वाणिज्यिक बैंक थे। तो ये देखा गया कि ऋण देने के मामले में कुछ कमियां थी। बड़ी कमी ये थी कि ऋण देने के मामले में भौगोलिक अंतर और असमानताएं देखी गई थी। कहीं पर ऋण दिया जा रहा था आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता से अधिक भी, लेकिन कहीं कहीं पर लोगों को वाणिज्यिक सहायता ऋण के रूप में, संस्थागत ऋण के रूप में नहीं मिल पा रही थी। तो ये जो नरसिंहन ग्रुप था, नरसिंहम समिति थी, इन्होंने जो है देखा कि इन कमियों को सहकारी समितियों और वाणिज्यिक बैंकों के पुनर्गठन के लिए अल्पावधि के
उपाय करके दूर नहीं किया जा सकता। यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और ये जो शेड्यूल्ड बैंक्स थे, इनको फिर से अगर हम रिस्ट्रक्चर करें तो भी ये जो मतलब कमियां हैं इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के बारे में दूर नहीं की जा सकती। इसके लिए लंबी अवधि का एकाग्र प्रयास करने की जरूरत होगी, ये माना गया। सरकार ने इस स्थिति को दुरुस्त करने के लिए कुछ कदम उठाए। इसी लक्ष्य को सामने रखते हुए 1976 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम पारित किया गया 1976 में। हालांकि एक ग्रामीण बैंक की स्थापना हो चुकी थी 1975 में। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हम ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत मान सकते हैं, ठीक है। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पीछे विचार था कि सहकारी बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों दोनों की शक्ति का समन्वय इनमें देखने को मिलेगा। बैंक सस्ती दर पर पर्याप्त ऋण उपलब्ध करवाएंगे जहां पर लोगों को चाहिए, जहां पर लोग एलिजिबल हैं, जबकि साथ ही ये अपने कार्य में सक्षम होंगे और इनसे संपर्क करना आसान होगा। मतलब कि शेड्यूल्ड बैंक ऋण देने में तो सक्षम था, लेकिन उससे लोग अपना संपर्क नहीं बैठा पा रहे थे, ग्रामीण लोग। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जहाँ पर संपर्क जो है स्थापित करे हुए थे, उनके पास ऋण देने की उतनी क्षमता नहीं थी। तो दोनों की शक्ति का समन्वय किया गया रीजनल रूरल बैंक्स में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्राथमिक उद्देश्य था ग्रामीण कर्ज की संस्कृति का अंत करना। कुल मिलाकर थोड़ा सा कर्ज लेकर लोग ब्याज पे ब्याज चढ़ाते हुए बहुत बड़े कर्जदार बन जाते थे साहूकारों के। इस प्रथा का अंत करना लक्ष्य था मेनली। और भौगोलिक क्षेत्रों के विद्यमान अंतर को कम करना, कि कहीं पर क्रेडिट अवेलेबल है कहीं पर नहीं, इसको देखना था। और बैंकों का प्रायोजन अनुसूचित बैंक ही करते हैं, ध्यान रखिएगा। स्पॉन्सर्ड बैंक होते हैं हर रीजनल रूरल बैंक के आज भी। नाबार्ड को अगर हम देखें तो छठी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण ऋण और समुचित संवितरण पर बल दिया गया था। सोचा गया कि ऋण की वापसी और ऋण के समुचित प्रबंधन निगरानी पर फोकस किया जाना चाहिए और विभिन्न स्तरों पर समन्वय स्थापित करने की ज़रूरत होगी। और सोचा गया कि केवल सहकारिता व्यवस्था यानी कोऑपरेटिव पर निर्भर नहीं रहा जा सकता इसके लिए, क्योंकि दायरा बड़ा है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1976 में कृषिगत वित्त के समूचे ढांचे को एकीकृत करने के लिए शीर्ष स्तर पर एक संगठन स्थापित करने की सिफारिश की थी। 1979 में रिजर्व बैंक ने श्री बी शिवरामन की अध्यक्षता में कृषि तथा ग्राम विकास के लिए एक संस्थागत ऋण की समीक्षा हेतु एक कमेटी बनाई थी, जिसको हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, क्रैफी कार्ड। तो क्रैफी कार्ड समिति की अध्यक्षता किसने की थी? श्री बी शिवरामन ने, ठीक है। तो शिवरामन समिति ही क्रैफी कार्ड है। इस समिति ने 2 साल बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इसके फलस्वरूप नाबार्ड का गठन होता है जुलाई 1982 में। और जो है ये हमसे पूछा जा सकता है कि किस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड अस्तित्व में आता है। तो बी शिवरामन या क्रैफी कार्ड समिति के कारण बी शिवरामन कमेटी के मतलब रिकमेंडेशन पर नाबार्ड की स्थापना होती है। सामाजिक बदलाव आप देख लेते हैं, बहुत थ्योरेटिकल है, इसको बस ऊपर ऊपर समझेंगे। सामाजिक बदलाव क्या है? जो बदलाव समाज में होता है ऑब्वियसली वही सामाजिक बदलाव है। तो अब ऐसे सोचेंगे कि अगर दिन रात हो रहा है तो क्या वो सामाजिक बदलाव है? नहीं, ठीक। अगर आपके थोड़े थोड़े से कुछ शौक हैं तो क्या वो सामाजिक बदलाव है? नहीं। मान लीजिए कि त्यौहार आता है, ठीक है, दिवाली का, उसमें लोग पटाखे छुटाते हैं, तो कोई वो सामाजिक बदलाव नहीं है, ठीक। वो तो एक प्रथा है। और कुछ लोगों का शौक होता है, मान लीजिए कि कोई ट्राउज़र जो है मार्केट में आ गई, कई लोग पहनने लगे, फिर नई ट्राउज़र आ गई, फिर उसको पहनने लगे, तो वो कोई बदलाव नहीं है। ये शौक, इन्हें शौक कहा जाता है, इन्हें ट्रेंड कहा जाता है। केस सज्जा, कोई अलग किस्म का फर्नीचर, पोशाक वगैरह आ गई मार्केट में, इसको हम लोग शौक कह सकते हैं, इसको बदलाव नहीं कह सकते हैं। किंतु कंप्यूटर प्रौद्योगिकी कोई शौक नहीं है, ये बदलाव है। जो पूरा मोबाइल का कल्चर आ चुका है हमारे जनरेशन में, खासकर युवा लोगों में, ये कोई शौक नहीं है, बदलाव है, क्योंकि ये बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिल रहा है। सामाजिक बदलाव के लक्षण क्या होते हैं, किन्हें आप सामाजिक बदलाव कहेंगे, इसको हम लोग जल्दी समझ लेते हैं। बदलाव का अनुभव सभी समाजों में होता है, किंतु प्रत्येक समाज बदलाव की ओर अग्रसर होते हुए अलग अलग दर से होते हैं, अलग अलग तरीक़ों से होते हैं। कुछ समाजों में सजग प्रयास और परिस्थितियों के कारण बदलाव नहीं होते हैं बहुत सारे। उदाहरण के लिए शिकार करने और बटोरने वाले कलाहारी बुशमैन समाज जो है, पिछली कुछ शताब्दियों में इनमें नाम मात्र परिवर्तन हुए हैं। अभी हाल में बाहरी दुनिया के संपर्क में आने पर ही उनमें बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जो समाज प्रौद्योगिकी के स्तर पर उन्नत होते हैं उनमें बदलाव की दर कहीं तेज होती है। बिल्कुल सही बात है, जो प्रौद्योगिकी से जुड़ा होगा उसमें बदलाव तेज़ी से होगा, क्योंकि प्रौद्योगिकी ही बदलाव का नाम है। प्रौद्योगिकी बदलती रहती है, उन्नत होती रहती है। सामाजिक बदलाव नियोजित भी होते हैं और अनियोजित भी होते। बदलाव अनियोजित कैसे हो सकते हैं? मान लीजिए उपनिवेशीकरण है, भारत पर जो है आकर के अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया, धीरे धीरे अपना उपनिवेश स्थापित किया, संस्थागत स्तर पर पकड़ बनाई, तो धीरे धीरे मतलब ऐसा हुआ कि कोई ये नियोजित बदलाव नहीं था। भारत ने नहीं बुलाया था, भारत नहीं चाहता था कि उसके ऊपर कोई राज करे, लेकिन ये धीरे धीरे हुआ और पूरा का पूरा भारत बदल गया था, ठीक है। भारत में इंपीरियलिज्म आया धीरे धीरे, कोई नियोजित नहीं था, ये अनियोजित प्रक्रिया थी, ठीक है।
भारत में अंग्रेजों के आने से तमाम परिवर्तन हुए, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, और जैसे रेल वगैरह पहुंची भारत में अंग्रेजों के आने से, तो ये कोई नियोजित परिवर्तन नहीं था कि भारत ने बुलाया हो अंग्रेजों को कि यहाँ पर रेल चलाओ, ऐसा नहीं था। वो लोग आए, उन्होंने शासन किया और यहाँ पर अपनी व्यवस्था लागू की। तो कुछ बदलाव जानबूझकर भी किए जाते हैं, जैसे लिंगानुपात अगर महिलाओं के पक्ष में नहीं है हरियाणा में, और सरकार उसके लिए प्रयास कर रही है, स्कीम्स ला रही है, प्रमोशन कर रही है, गर्ल्स स्कूल खोल रही है और स्कॉलरशिप दे रही है, तो ये सब नियोजित प्रयास होते हैं। ठीक है। सामाजिक बदलाव और उसके परिणाम। सामाजिक बदलाव, उसके परिणाम सकारात्मक हो सकते हैं, नकारात्मक हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नियोजित बदलाव है, नर्मदा बांध प्रोजेक्ट आया था, नियोजित पहल थी लेकिन कई सारे विवाद खड़े हुए। कई सारी अनियोजित चीज़ें भी होती हैं लेकिन वो हमारे पक्ष में होती हैं, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। सामाजिक गतिशीलता को समझ लेते हैं। गतिशीलता का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, जिसको मोबिलिटी बोलते हैं। ठीक है। सामाजिक गतिशीलता को सामाजिक स्तरीकरण की एक व्यवस्था के भीतर व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति में आने वाले बदलावों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। मतलब गतिशीलता मतलब एक जगह से उठ करके दूसरी जगह जाना। सामाजिक गतिशीलता में क्या होता है कि सामाजिक स्तरीकरण की एक व्यवस्था में व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, यानी उनकी सामाजिक स्थिति में बदलाव होता है। अब लामबंदी और बदलाव देख लेते हैं। लामबंदी का शाब्दिक अर्थ होता है लाम, यानी लोगों को समूह और विशेष गतिविधि के लिए उनका संगठित होना। जब हम बात करते हैं कि वंचित और कमज़ोर मार्जिनलाइज सेक्शन की मोबिलिटी होनी चाहिए, गतिशीलता होनी चाहिए, तो हम उनको संगठित करने की बात करते हैं, उनकी लामबंदी की बात करते हैं, जिससे उनकी स्थिति पर, उनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। ठीक है। तो इस अर्थ में सामाजिक है, सामाजिक अभियांत्रिकी निर्माण है ये लामबंदी। और चाहे संगठन का काम राज्य या उसके विभिन्न अभिकरणों के ने अथवा गैर सरकारी संगठनों ने, नागरिक समाज ने अथवा जन आंदोलनों ने अथवा उन सब ने मिलजुल कर किया हो, ये कुल मिलाकर एक सामाजिक निर्माण है। ठीक है। भारत में ग्राम विकास के संदर्भ में ग्रामीण जन, विशेषकर कमजोर वर्ग की लामबंदी का काम मूलतः सरकारी निकायों ने किया है, स्वाधीनता के प्रारंभिक वर्षों से ही। ठीक है। अब आत्म सहायता समूह जो है लामबंदी का एक उदाहरण है, क्योंकि लोग संगठित होते हैं, इसमें विशेष उद्देश्य के लिए संगठित होते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं। ठीक है। विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। छोटे आकार के अनौपचारिक समूह होते हैं, आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए समूहगत जिम्मेदारी में हिस्सा लेते हैं। लाभ जो है बंटता है आपस में। लाभ समूह की बचतों में से लघु ऋण के रूप में और औपचारिक ऋण सुविधाएं प्राप्त करने और सामूहिक गतिविधियों के रूप में प्राप्त होते हैं। मतलब अगर ये लोग साथ रहेंगे, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे, तो लोन मिलने में आसानी हो जाती है। लघु ऋण कम ब्याज पर मिल जाता है, जल्दी मिल जाता है, ये एक फ़ायदा हो गया, उससे वो अपना विकास कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर लामबंदी तभी होगी जब लोगों को लाभ दिखेगा साथ आने में। भारत में आत्म सहायता समूहों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की सफलता से मिली थी, जिसकी शुरुआत 1975 में हो गई थी। ठीक है। गरीबों के लिए की गई थी शुरुआत। भारत में महिलाओं को छोटे छोटे आत्म सहायता समूहों को संगठित करना ग्रामीण भारत में सक्रिय अनेक गैर सरकारी संगठनों के बीच बहुत लोकप्रिय रहा है। जैसा कि नाम है, स्वयं सहायता समूह के बुनियादी लक्ष्य को प्राप्त करना है। क्या छोटा आकार इसमें होगा आत्म सहायता समूह में, विशेषताओं में अगर हम देखें, और समान रहित या फिर सामाजिक धरोहर साझा व्यवसाय होगा। सदस्यों की अंतर्भूत शक्तियों, आवश्यकताओं और समस्याओं का अंतरंग ज्ञान होगा। लोचदार और उत्तरदायी होगा, यानी आपस में लोग समन्वय बनाने में सक्षम होंगे। आसान दस्तावेज होंगे, कोई बहुत ज़्यादा दस्तावेजों की जरूरत नहीं पड़ेगी आत्म सहायता समूह बनाने में। सामूहिक नेतृत्व, परस्पर विचार विमर्श देखने को मिलेगा, और सामूहिक एकजुटता, सामूहिक कार्यवाही और आत्म सहायता की भावना देखने को मिलेगी। सामाजिक सशक्तिकरण की बात कर लेते हैं। सामाजिक सशक्तिकरण का मतलब होता है समाज का सशक्तिकरण, यानी समाज द्वारा प्रदत्त सभी असमानताओं, विषमताओं और अन्य समस्याओं को दूर करना। तो समाज की ही जो समस्याएं हैं उसको अगर हम दूर करेंगे तो सामाजिक सशक्तिकरण को अचीव कर सकते हैं। बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के प्रति सुगम पहुंच सुनिश्चित करना, ये हो गए सामाजिक सशक्तिकरण के अवयव। उसके बाद आर्थिक सशक्तिकरण में क्या होता है? आर्थिक दृष्टि से स्वाधीन और आत्मनिर्भर बनाना लोगों को, ये होता है आर्थिक सशक्तिकरण। इसका अभिप्राय ये होता है कि कमज़ोर तबकों के लिए ऐसी नीतियां बनाई जाए जिससे उनको मजबूती मिले और उनकी गरीबी मिट जाए, उनका जीवन स्तर सुधर जाए और उनके पास कुछ परिसंपत्तियां बनाने में मतलब कह सकते हैं वो सक्षम हो जाएं। तो ये हो गया आर्थिक सशक्तिकरण। राजनीतिक सशक्तिकरण क्या होता है? व्यक्तियों, जन समूहों, समाज, स्वयं लोगों के प्रति सर्वथा अनुकूल विकास की प्राथमिकता तय करने का अधिकार उन्हें देना। मतलब राजनीतिक सशक्तिकरण क्या है? सिर्फ ये नहीं कि आपको निर्वाचन का अधिकार मिल गया, ऐसा नहीं है। चुनाव में खड़े होने का अधिकार कोई सशक्तिकरण नहीं है। इसमें यह है कि वोट देने का अधिकार भी शामिल होता है, कि लोगों के प्रति सर्वथा अनुकूल विकास की प्राथमिकताएं तय करने का। आप यदि अपने लीडर को चुन रहे हैं तो आप एक तरीके से अपनी विकास की प्राथमिकता का चुनाव कर रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में सत्ता नीचे से ऊपर की ओर जाएगी और उसमें निर्णय करने की प्रक्रिया में कमजोर तबकों की बात को भी बराबर महत्व दिया जाएगा। राजनीतिक सशक्तिकरण बहुत जरूरी रहा है, जिसमें अडल्ट फ्रेंचाइज का महत्वपूर्ण रोल है। सांस्कृतिक सशक्तिकरण में यह होता है कि समाज की पहचान बताने वाली मान्यताओं, मूल्यों, भाषा, कला, प्रथाओं को संरक्षित करना। सांस्कृतिक लोकाचारों को बदलने में समय लगता है, जिसको हम लोग कल्चरल लैग के नाम से जानते हैं।
ठीक है। कभी कभी ये जो है सशक्तिकरण की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। जन सहयोग और सामाजिक अभियांत्रिकी क्या है? सामाजिक यांत्रिकी यानी कि सोशल इंजीनियरिंग का उद्भव होता है कपार्ट के माध्यम से। कपार्ट 1986 में आई थी। इसकी जन सहयोग योजना जो चल रही थी, पब्लिक कॉपरेशन के माध्यम से कमज़ोर तबके यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आमदनी और रोजगार का सृजन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इस योजना के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, लघु सिंचाई, फसलेतर प्रक्रिया जैसे कि मत्स्य पालन, बागवानी, इन सभी क्षेत्रों में परियोजनाओं को शामिल किया गया था। पब्लिक कॉपरेशन योजनाओं का उद्देश्य था कि सोशल इंजीनियरिंग को बढ़ावा दिया जाए और स्वयं सेवी क्षेत्र में कौशलों की लामबंदी की जाए। कोई विभिन्न कौशल जानता है तो उसको एक साथ ला करके सामाजिक आयामों के अधिकारों को आकार दिया जाए और ग्रामीण समुदाय की सामूहिक ऊर्जा को मुक्त और नियंत्रित किया जाए। इसकी गतिविधियां एक दूसरे से जुड़ी हों और पूर्ण होने से उस समुदाय का समग्र विकास हो। ठीक है। इसमें एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि किसी विशेष इलाके, किसी ग्राम में या फिर ग्राम के क्लस्टर में स्वास्थ्य और स्वच्छता परियोजना में सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था, पर्यावरण प्रबंधन, इलाके की स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन, रोकथाम, उपचार, प्रोन्नयन संबंधी पहलुओं और टिकाऊपन को सुनिश्चित करने के लिए परिसंपत्ति सृजन के लिए काम को शामिल किया जा सकता है कि लोग इन सभी व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए आपस में साथ आकर के काम करें। तो ये हो गई सोशल इंजीनियरिंग। इसके बाद सामाजिक सशक्तिकरण ऊपर से नीचे वाले दृष्टिकोण के रूप में लागू किया जा सकता है इसको, राजनीतिक और आर्थिक सशक्तिकरण को। वही कमजोर और महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण को ऊपर से नहीं थोपा जा सकता, इसको भीतर से उभरना होता है। यानी कि लोगों के अंदर ये भावना जगानी होगी कि आपको सशक्त होना पड़ेगा और आपको आत्मविश्वास अपना जगाना पड़ेगा। अब इसमें जो प्रावधान किए गए हमारे संविधान में धारा 14 है, यानी कि आर्टिकल 14 है, 15 क्लॉज 4 है, 16 क्लॉज 6 है और आर्टिकल 46 है, आर्टिकल 330 है। ठीक है। और आपका 335 है, नौकरियों में सीटों का आरक्षण। ये सभी आर्टिकल्स जो हमसे पॉलिटी में पूछे जाते रहे हैं, एक बार इन पर नज़र जरूर डालिएगा। ये कोर पॉलिटी का पार्ट है। इसके अलावा सामाजिक विधान किए गए हैं कई सारे। प्राथमिक शिक्षा और सशक्तिकरण भी इसमेमें शामिल है और प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार भी अब बना दिया है, खैर 6 से 14 वर्ष के बच्चों का। दहेज निवारण अधिनियम 1961 है। अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 है। फिर उसके बाद महिलाओं की अश्लील प्रस्तुति संबंधी निबंधन अधिनियम 1981 है। सती निवारण अधिनियम 1987 है। जन्म पूर्व निदान प्रविधियों के माध्यम से मादा भ्रूण और हत्या और मादा शिशु हत्या का उन्मूलन अधिनियम, दुरुपयोग का निवारण और अधिनियम, नियंत्रण अधिनियम, मतलब कुल मिलाकर के आप सेक्स डिटर्मिनेशन ना कर सके एम्ब्रियो का, इसके लिए प्रावधान किए गए थे 1994 में। बाल न्याय अधिनियम 2000, बाल श्रम निषेध और नियंत्रण अधिनियम 1986, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ये कुछ सामाजिक विधान हो गए जिनके ईयर आपको याद करने चाहिए। कमजोर वर्ग सशक्तिकरण की नीति के रूप में आत्म सहायता समूह कैसे काम आ सकते हैं? 3 कारण है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी दृष्टि से कमजोर वर्गों को शामिल किया जाता है आत्म सहायता समूहों में। एक ये कारण हो गया कि ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकता है कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण में। आर्थिक आधार पर मिश्रित समूहों का निर्माण होने से सामाजिक और लैंगिक अवरोधों को तोड़ा जाता है इसमें। यानी कि कुछ लोग समान स्तर पर नहीं है फिर भी आत्म सहायता समूह अपना बनाते हैं, उसमें साथ आते हैं, तो सामाजिक और लैंगिक अवरोध जो होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं। समूह के सदस्य क्योंकि सरकार और गैर सरकारी संगठनों से उदार सहायता प्राप्त करते हैं, अपनी राय स्वयं बनाते हैं, इस वजह से आत्मविश्वास उसमें उत्पन्न होता है इन लोगों में। आत्म सहायता समूहों की अवधारणा का उद्भव 1970 से 80 के बीच हुआ था लैटिन अमेरिका और दक्षिण एशिया में। भारत में जो आत्म सहायता समूह की अवधारणा है वो दक्षिण एशिया के बांग्लादेश से आई है। भारत में ट्राइसेम, डवाकरा हो गया, स्टेप हो गया, इन स्कीम्स के माध्यम से आत्म सहायता समूहों को अपना आकार मिला था। इसके अतिरिक्त गुजरात में सेवा, कर्नाटक में माइराडा और तमिलनाडु में कलंजियम करके कई सारे संगठन आंदोलन चले थे। गैर सरकारी संगठन के समांतर आंदोलन चले थे। इनका भी महत्वपूर्ण रोल रहा, लोगों ने इससे प्रेरणा प्राप्त की इन संगठनों से। अब विकास में संचार की बहुत बड़ी भूमिका है। संचार से नई चीज़ों के प्रति जागरूकता और बदलाव के प्रति इच्छा पैदा होती है। भारत में टेलीविज़न का आया था 1959 में। इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और विकास की प्रक्रिया को सुगम बनाना। 1970 में जब रंगीन टेलीविज़न आया तो इसके पीछे औचित्य ये था कि किसान खेती के तरीकों को रंगीन तस्वीरों में देखेगा तो अच्छी तरीके से समझ पाएगा। साइट का प्रयोग भी प्राथमिक तौर पर ग्राम विकास के लिए किया गया था। संचार की कुछ प्रतिनिधि परिभाषाएं हैं। वाणी, लेखन, चिन्हों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, चित्र के माध्यम से जो है संप्रेषित करना, विचारों और संदेशों का हस्तांतरण होता है संचार में। ठीक है। चिन्हों के रूप में, ध्वनियों के रूप में। संचार साझा चिन्हों और प्रतीकों के माध्यम से 2 अथवा 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचना, विचारों, अभिवृत्ति और मूल्यों का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है।
संचार के प्रकार अब देखिए 4 प्रकार से मुख्यतः हम वर्णित कर सकते हैं। अंतर्वैयक्तिक हो गया, जिसमें अंतर्वैयक्तिक 2 व्यक्तियों अथवा एक छोटे से समूह के बीच होने वाला संचार है। सबसे कारगर तरीका है क्योंकि आप तुरंत ही फीडबैक प्राप्त कर सकते हैं कि व्यक्ति को बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही सामने वाले को। सामूहिक संचार में क्या होता है कि लोगों की संख्या कम होती है, एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं और सीधे संपर्क में रहते हैं। जन संचार में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और इसमें कई सारी तकनीकों की भी आवश्यकता होती है क्योंकि बहुत बड़े जन समुदाय तक एक मैसेज पहुंचाना होता है। तो सबसे जटिल प्रक्रिया किसकी होती है? जनसंचार की। विविध आवश्यकताओं को पूरा करना होता है श्रोता समूह की। उपग्रह सुविधाएं आ जाने से जनसंचार की प्रक्रिया अब ग्लोबल हो चुकी है, बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है। आप एक पोस्ट डालेंगे किसी भी सोशल मीडिया में, कोई भी एक्सेस कर सकता है उसको, भारत से लेकर पाकिस्तान से लेकर किसी भी कंट्री में, ठीक है। संचार के उद्देश्य क्या होते हैं? ग्राम विकास के संदर्भ में हम मान सकते हैं कि दूसरों को प्रभावित करने और मनाने के लिए करते हैं, क्योंकि ग्राम विकास में योजनाएं ही हैं। योजना हमको पढ़ना है हमारे ना सिर्फ एग्जाम के लिए, बल्कि ग्राम विकास में आधा जो रोल है वो योजनाओं का ही है, योजनाओं और पॉलिसीज़ का है। तो पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करने के लिए लोगों को प्रभावित करना पड़ेगा कि तुम ये काम करो, ठीक है। अगर आत्म सहायता समूह के लिए कोई स्कीम आई है और स्कीम के बारे में पता ही नहीं लगेगा लोगों को, तो क्या उसका फ़ायदा वो ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। इसी वजह से संचार जरूरी है। आईटी प्रवर्तनकारी उपयोग और ग्राम विकास, पूर्व के उदाहरण देखेंगे हम लोग, यानी कि 2004 से पहले क्या क्या हुआ था। 2004 से पहले पीसीओ का अहम रोल आया था। 2000 तक लगभग 6.5 लाख पीसीओ भारत में काम कर रहे थे। जो लोग 90s किड्स हैं, अपने एक बार अपने मदर फादर को या फिर किसी को भी पीसीओ से फ़ोन जरूर किया होगा। तो पीसीओ के माध्यम से लोग एक दूसरे से जुड़ सकते थे, जो पत्र वगैरह नहीं भेजते थे। पब्लिक कॉलिंग ऑफिस के नाम से आसानी से अपने रिश्तेदारों से जुड़ सकते थे। हालांकि काफ़ी महंगा वो माध्यम होता था, 100 रुपये तक लग जाते थे 10-10, 20-20 मिनट बात करने के लिए। इसके बाद AMCS यानी कि श्वेत क्रांति लाने में जो महत्वपूर्ण दुग्ध सहकारी समिति थी आनंद गुजरात में, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और आईटी का सहारा लेने के पक्ष में इन्होंने जो है काम किया था। ग्राम स्तर पर दुग्ध सहकारी समिति ने अपने ही संसाधनों से स्वचालित दुग्ध संग्रह प्रणाली AMCS को अपनाया था, ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन सिस्टम, ठीक है। कंप्यूटरीकृत प्रणाली थी। दूध में वसा की मात्रा और गुणवत्ता का पता लगाना संभव होता था। ऑटोमेटिकली लोग अपना दूध ले जा करके पलट देते थे, मशीन बता देती थी कितना फैट वगैरह है इसमें, और प्रति उसी दर से उनको पैसे मिल जाते थे जो दूध बेचने जाते थे इन सहकारी समितियों में। और इसी ऑटोमेटिक मशीन से भुगतान का हिसाब किताब भी रखा जा सकता था। तो ये काफ़ी अपने आप में उस ज़माने में काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी मानी गई थी। आजकल तो काफ़ी कॉमन है ऐसी टेक्नोलॉजी स्वचालित दुग्ध संग्रह प्रणाली की, जो कि आनंद गुजरात में अपनाया गया था। उसके बाद ज्ञानदूत सॉफ्टवेयर, ज्ञानदूत ये सिस्टम, सॉरी नॉट सॉफ्टवेयर, ज्ञानदूत में एक इंटरनेट कैफ़े जैसा सिस्टम इन्होंने बनाया था। टेलीफोन लाइन से आपस में जुड़ा था। प्रत्येक केंद्र में एक कंप्यूटर होता था। 25-30 गाँवों में एक साइबर कैफ़े की तरीके ज्ञानदूत काम करता था। ये कहाँ पे ज्ञानदूत साइबर कैफ़े की अवधारणा आई थी? मध्य प्रदेश के धार जिले में शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन चेन्नई के द्वारा ग्राम ज्ञान केंद्रों को स्थापित किया गया था, जिसके माध्यम से लगभग पूर्णतः निरक्षर ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं के सूचना सशक्तिकरण को सुनिश्चित किया जा सके, ठीक है। ये था आपका VKS। फिर सेवा, गुजरात में स्वरोजगार महिलाओं का संघ सेवा करके आया था। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में उपग्रह संचार का उपयोग करके महिलाओं को स्वास्थ्य सेवा, बाल विकास, विपणन, पंचायती राज की कार्य प्रणाली, जल प्रबंधन, गृह प्रबंधन का प्रशिक्षण देने के लिए इसका उपयोग किया गया था सेवा का। तो सेवा गुजरात से एसोसिएटेड है। VKS जो है MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन चेन्नई ने शुरू किया था, ग्राम ज्ञान केंद्र। ज्ञानदूत मध्य प्रदेश के धार जिले में, और ये AMCS ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन सिस्टम आनंद गुजरात में, और PCOs तो पूरे भारत में। तो ये पहले के उदाहरण हो गए, ठीक है।